हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सब बढ़िया होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर वाज ए स्ट्राइक अनाउंस्ड बाय ट्रांसपोर्ट यूनियन ड्यू टू विच द लॉरीज refused to transport vegetables, milk, etc. from the rural areas to urban areas. Food became scarce in urban areas where farmers were unable to sell their products. Which of the following sectors are affected due to the strike carried out by the transport union? तो कौन से सेक्टर्स अफेक्टेड हुए हैं स्ट्राइक की वजह से, ठीक है ना, वो आंसर देना है। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, बी है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर, सी है टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डी है टर्शरी एंड प्राइमरी। तो देखिए इसमें क्या होगा। फर्स्ट देखें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो भी बर्बाद होगा। जो आपके ये वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, ये सब चीज़ें बर्बाद होगी, तो ये अफेक्ट हो रहा है। दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग या जिसको आप सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं वो भी, क्योंकि जैसे मान लीजिए मिल्क है या और भी जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उसमें हम कुछ चेंजेस करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मान लो गेहूं है, वीट है, तो फिर इसको लाते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो ये सब इंडस्ट्रीज में होता है, तो ये अफेक्ट हो रहा है आपका। और तीसरा ट्रांसपोर्ट ही बंद है, तो ट्रांसपोर्ट किस में आता है, टर्शरी सेक्टर में आता है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेम द सेक्टर विच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो हेल्प करता है प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी, इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया था। मान लीजिए ये प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग और ये हो गया आपका टर्शरी। लिख दे रहा हूँ पी सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, इसको चलिए टर्शरी ना मान के हम मार्केट मान लेते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज में कुछ चीज़ें बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा और वो वापस मार्केट पहुंचेगा रोड से। तो रोड आपका क्या हो गया, टर्शरी सेक्टर में आता है। तो वो प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, थर्ड चलते हैं। What was the most important sector of economic activities at the earliest stages of development? Earliest stages of development में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो आपको बताना है। सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वार्टिनरी सेक्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अर्लीस्ट स्टेज पे आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि उसी जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसी में फिर चेंजेस करके हम इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, चेंजेस करके फिर उसे हम सेल करते हैं। ठीक है ना, तो अगर यही नहीं रहेगा, यहीं पे ही आप, मतलब अगर यही नहीं रहेगा तो इसके बाद की स्टेजेस हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो अर्लीस्ट पे आपका प्राइमरी सेक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज द ऑनरशिप ऑफ द एसेट्स इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है ना, आप बताएंगे मुझे एक चीज और कि पब्लिक सेक्टर को और क्या कहा जाता है। ठीक है ना, एक होता है पब्लिक सेक्टर और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट, ट्रेड यूनियंस, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, ट्रेड एसोसिएशन। तो इजिली पता है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को हम गवर्नमेंट सेक्टर भी बोलते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, स्टेट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन विच कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर सच एक्टिविटीज कम। तो आपको ये कॉमन सेंस का है, मतलब काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको प्राइमरी सेक्टर हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है साजिया's टीचर आस्क्ड हर ए क्वेश्चन टू विच शी आंसर्ड एमजी नरेगा 2005 व्हाट कुड बी हैव बीन द टीचर्स क्वेश्चन। तो साजिया ने ये आंसर दिया है एमजी नरेगा 2005। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। नेम द एक्ट दैट वाज डिवाइज्ड टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क। देखिए यहाँ पे तो सब कुछ कॉमन है, तो इधर ही देखते हैं, यानी इतना हिस्सा हमें देखना है। राइट टू एजुकेशन नहीं, राइट टू फ्रीडम नहीं, राइट टू इक्वालिटी नहीं, राइट टू वर्क। और इसमें आपको पता है 100 डेज की वर्क गारंटी होती है। ठीक है, और अगर नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट तो वो आपको कंपनसेशन देती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, 6 का ए। नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड गारंटी द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में पूछा है। पेमेंट ऑफ इक्वल रेम्यूनरेशन टू मैन एंड वुमेन एट वर्क प्लेस। सेकेंड है प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैटरनिटी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड प्रोवाइडिंग रिलीफ टू विक्टिम्स।
पेमेंट ऑफ वन टाइम बोनस टू ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉयज। तो कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज हो, ठीक है ना, वो आपको बताना है। इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट्स आपको सही लग रहा है। देखिए, टी सही लग रहा है, होना चाहिए वर्क प्लेस पे, इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टीम लीडर है, अगर मेल है और टीम लीडर फीमेल भी है, एक को आप 20,000 दे रहे हो, एक को आप 15,000 दे रहे हो, तो ये बात गलत है। दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए, इक्वल रैंक इक्वल पे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन ड्यूरिंग टाइम ऑफ मैटरनिटी, तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलता है, कुछ टाइम की छुट्टियां मिलती हैं, ये सब होना चाहिए, तो ये भी सही है। चाइल्ड मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। पेमेंट ऑफ वन टाइम बोनस टू ऑल रिटायर्ड एम्प्लॉयज, ये भी देना चाहिए। तो क्योंकि देखिए फॉलोइंग स्टेप्स पूछा जा रहा है, वुड गारंटी द वेलफेयर, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर जॉब्स में दे ही दिया जाए, बट ये सब स्टेप्स लिए जा सकते हैं वेलफेयर, एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा पी क्यू एस सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एमजी नरेगा एक्ट 2005 states a guarantee of minimum 100 days of employment per year. If government is unable to fulfill these 100 days of an employment, the government would have to, यानी करेक्ट ऑप्शन चुनना है कि गवर्नमेंट फिर क्या करेगी अगर वो 100 डेज का वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है। तो पे द compensation in the lieu of these days, provide another scheme for the same, pay at least 1/3% allowance, provide health care as compensation। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मैंने अभी ऊपर भी बोला था, पे द कंपनसेशन, ठीक है ना। जितने दिन आपने काम नहीं करवाया उसका आप कंपनसेशन देंगे। नेक्स्ट है, ये ऑप्शन होगा इसका आंसर। नाइन्थ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है ना। मोस्ट पीपल आर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 है, इन इंडिया द मेमोथ टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड है, टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। एंड फोर्थ है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। थोड़ा सा इजी है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सही बात है। जीडीपी को मेजर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सही बात है। टर्सरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, ये भी सही बात है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, गलत है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। तो 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन बी स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर राइट। नेक्स्ट है, एमजी नरेगा वॉज इंट्रोड्यूस इन 2005। सेकेंड स्टेटमेंट है, राइट टू वर्क इज एसोसिएटेड विद एमजी नरेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नाउ नोन एज नीति आयोग। जीडीपी स्टैंड्स फॉर जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऊपर आप तो एक्ट देख ही लिए हैं एमजी नरेगा का 2005 में जो आया था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, राइट टू वर्क इज एसोसिएटेड विद एमजी नरेगा, ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज, नहीं, प्लानिंग कमीशन का नाम, प्लानिंग कमीशन जो है आपका, उसका नाम चेंज करके हुआ था नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जीडीपी स्टैंड, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ना कि जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये दोनों आपका गलत है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 आर राइट, तो आंसर होगा आपका ए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ए मैन इज एम्प्लॉयड ऑन ए फूड प्रोसेसिंग फार्म वेयर ही हैज टू डू ए लॉट ऑफ मैनुअल वर्क। हिज वाइफ एंड डॉटर ऑल्सो हेल्प हिम इन हिज वर्क ऑन द फार्म एवरी डे, यानी उसकी वाइफ और उसकी जो बेटी है वो भी हेल्प कर रही है काम में। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन दिस एन एग्जाम्पल, तो इसमें आपको बताना है किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए, सीजनल नहीं, ओवर नहीं, नहीं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मोर पीपल इंगेज है वर्क में, इंगेज्ड, ठीक है ना, यानी जितना की जरूरत है उससे ज्यादा लोग इंगेज हैं उस काम में, और उससे क्या होता है ना, जो प्रोडक्टिविटी है वो कोई हाई नहीं होती है। इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए
3 लोग मिलके इस खेत में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर, और ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है। तो 3 पर्सन्स काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन मान लो 100 केजी का है, इसमें 2 लोग और बढ़ गए और फिर भी प्रोडक्शन क्या है 100 केजी है। तो हम बोलते हैं कि ये दो जो पर्सन है ना, ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। ये क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इनके रहने नहीं रहने से प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो मोर पीपल आर एंगेज देन एक्चुअल। नेक्स्ट है, ऑप्शन बता दिया ना इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन द टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऑन टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। वीवर्स मेड लेस मनी बिकॉज द शॉप डिड नॉट वांट टू सेल हैंडलूम प्रोडक्ट्स। सेकंड है, द बैंक एम्प्लॉयज कुड नॉट रीच ऑन टाइम ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक। Dairy and poultry producers suffered a loss when the shops went on strike. Farmers suffered a loss when there was not enough water to grow cotton. इसमें आपको बताना है डिपेंडेंसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर ऑन टर्शरी सेक्टर। इनमें से कौन सा आपको लग रहा है? ये है ऑप्शन सी, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स, यानी ये दोनों क्या है? प्राइमरी है। अब शॉप्स ओपन नहीं होंगे तो इनकी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। ठीक है ना? तो यहाँ टर्शरी सेक्टर पे ये लोग डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अनरेगुलेटेड सेक्टर। दिस मीन्स दैट द एम्प्लॉयर्स, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को अनरेगुलेटेड कहा जा रहा है। इसका मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं, कैन एम्प्लॉय एज मनी वर्कर्स एज दे वांट, आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड पेड लीव्स, ये तो कभी नहीं होगा, आर नॉट बाउंड बाय गवर्नमेंट लॉज दैट प्रोटेक्ट वर्कर्स, आर अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अमंग द वर्कर्स। तो क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था कि मैन है वोमेन है दोनों इक्वल रैंक पे है तो इक्वल पे होना चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में होता ही है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा? मेल है फीमेल है तो मेल को ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, फीमेल को ज्यादा नहीं मिल रहा है, लेस पे मिल रहा है। तो ये हो सकता है कि इसमें अनऑर्गेनाइज डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड सेक्टर है। तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्टिविटीज दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। इसका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने ऊपर देखा ही है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी, टर्शरी सेक्टर ही हेल्प करता है। प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प भी लिखा हुआ आ सकता है आपको या फिर एड लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना? हेल्प और एड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये केस स्टडी है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द अंडर एम्प्लॉयड पीपल फाउंड। तो अंडर एम्प्लॉयड पीपल ज्यादा किस सेक्टर में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, देखिए, इट मीन्स दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। ठीक है। नेक्स्ट है, सजेस्ट एनी वन वे टू सॉल्व अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन रूरल एरियाज। तो ये आपको पढ़ाया गया है। ठीक है ना? अच्छा देखिए, यहाँ पे है इन द वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है ना? तो इसलिए एग्रीकल्चर लिखा है मैंने। नेक्स्ट है कि इसमें पूछा जा रहा है रूरल एरियाज में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कोई एक तरीका आप बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है सेकंड चैप्टर में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर सकते हैं, इन्हें लोन प्रोवाइड करें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हो गए, ठीक है, या फिर आपने कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, वो इन्हें लोन दें जिससे ये कुछ अपना काम शुरू कर सकें। ठीक है। थर्ड क्या है, डिफाइन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें आपने मैंने बताया अभी बताया है आपको, ज्यादा पीपल इंगेज रहते हैं, ठीक है, जितना एक्चुअल की जरूरत है।
और ये एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत देखा गया है, ठीक है। तो अगर उनको प्रॉपर लोन्स वगैरह मिलेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। सब लोग एग्रीकल्चर ही नहीं करेंगे, एक आदमी या दो आदमी एग्रीकल्चर कर रहा है, दो उसमें और लगा हुआ है, तो अगर इन्हें भी कुछ लोन्स मिल जाएगा तो ये भी कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है थोड़ा आपको। चैप्टर आप पढ़ के गए हैं, क्वेश्चन उससे रहता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए इसका कोई डेफिनेशन आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसका डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा, आप फुल मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। मेंशन एनी, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन फीचर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आपको एक फीचर बताना है। आपने बहुत सारा पढ़ रखा होगा, जैसे देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है कि नहीं। They adopt such as evade taxes, refuse. As a result, large numbers of workers are forced to enter unorganized sector jobs, which pay very low salary. ठीक है, एक तो दिया है, they are very often exploited and not paid a fair wage. Their earnings are low and not regular. These jobs are not secure. Security नहीं है. Have no other benefits since 1990. Losing their jobs in the organized sector, the workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with the low earnings. Hence, besides the need for more work, there is also need for protection and support of the workers in the unorganized. तो एक फीचर पूछा जा रहा है आपसे, तो बहुत सारे हो सकते हैं आपके, जैसे वर्किंग कंडीशन हार्श होते हैं, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस क्या होते हैं, हार्श होते हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कोई बेनिफिट्स नहीं होते हैं वर्कर्स के लिए, बहुत सारे हैं। नो बेनिफिट्स फॉर वर्कर्स, अभी यहाँ पे एक लिखे हैं, दिस जॉब्स आर नॉट सिक्योर, तो जॉब सिक्योरिटी नहीं है। कोई एक लिखना है, मैं दो तीन बता दिया आपको, ठीक है। इन विच सेक्टर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स सिंस 1990। तो ऑन, इसमें इसका आंसर क्या है, ये दिया हुआ है आपको। बट द एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली, ठीक है ना। तो इन विच सेक्टर आर ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि ये बहुत स्लोली बढ़ रहा है, तो इससे लोगों को जॉब मिल नहीं पा रही है, जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो उन्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, गवर्नमेंट जॉब्स की मान लीजिए 10,000 सीट्स है और भरने वाले लोग 2 करोड़ हैं, तो बाद बाकी लोगों को क्या होगा, जाके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन अर्बन एरियाज। वो इसका आंसर है, इसमें बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं, जैसे आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गया, कैजुअल वर्कर्स आपने पढ़ा होगा। कैजुअल वर्कर्स कौन है, जिनके पास आज काम है कल काम नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रेड में लोग जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दे दिए हैं बस। ट्रेड हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, तो ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ठीक है ना। अर्बन एरियाज के ये सब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको अर्बन एरिया का पूछ रहा है, इसलिए ये सब जो मैंने एग्जांपल दिया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कैजुअल वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, स्ट्रीट वेंडर्स हो सकते हैं, ये सब क्या है, अर्बन एरियाज के अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आप लोग को कहीं मिले तो सॉल्व कर लीजिएगा। आपके इसी चैप्टर में ना एक दिया हुआ है ऐसे 1973 और 74 ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है, और एक दिया होगा 2013 और 2014, ठीक है, ऐसे करके कुछ ग्राफ दिया होगा, ठीक है। मैंने रफली थोड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ग्राफ दिया होगा, तो ध्यान रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि लार्जेस्ट सेक्टर कौन सा है 1973 74 का, या पूछा जा सकता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा है 2013 14 का। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर इजी पूछना रहा तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना।
मैं भी सोचा था ये क्वेश्चन इसमें डाल दूंगा, बट ग्राफ की वजह से कि फिर फोटो क्लिक करना होगा, उसको ऐड ऑन करना होगा, अगर आप बोलोगे तो मैं कभी डाल दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप वो किताब में ही ऑलरेडी क्योंकि दिया हुआ है ये ग्राफ, तो इसे देख के आप एक बार आइडिया लगा के याद कर सकते हैं, इजी है काफ़ी। ठीक है ना। ऐसे एक दो और दो चैप्टर्स और बचे हुए हैं, उसका भी मैं एमसीक्यू और केस बेस्ड क्वेश्चन जो मेरे पास है वो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है ना। आप भी अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते रहें, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं। बाय। गुड नाइट। टेक केयर।